हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का न्यू सीजन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, समीक्षा सीरीज में हम यहां पर जीएस के क्लासेस कर रहे हैं। पॉलिटी से हमने शुरू किया है और 2 क्लासेस हमारी हो चुकी है। आज तीसरी क्लास जो है वो संविधान निर्माण और संविधान सभा से संबंधित है कि संविधान का जो निर्माण हुआ है वो किस संस्था द्वारा किया गया था और कब कब इसकी मांग उठी थी। तो संविधान सभा की जो मांग जो स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ से ही होने लगी थी, 1900 के जो 20वीं सदी का दशक था। और सबसे पहले जो मांग हुई थी वो स्वराज पार्टी जो चित्तरंजन दास द्वारा गठित की गई थी 1923 में। 1924 में उसके द्वारा मांग की गई थी। कालांतर में धीरे धीरे एक विशेषज्ञ थे बीएन राव, उन्होंने भी इसकी मांग की। अगस्त प्रस्ताव में इसकी मांग शुरू हुई। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, वहां पर भी मांग की गई, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जो है पूर्णतः उसको स्वीकार नहीं किया गया था। और अंततः कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में भारत आया था, उसके ये प्रस्ताव थे कि भारत को आज़ाद करने से पहले कि भारत के लिए एक संविधान सभा गठित की जाए जो भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। तो उसी की क्रम में संविधान सभा का गठन हुआ था। और इस क्लास में हम संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो सब यहाँ पर देखेंगे। और कुछ प्रश्नों को पहले देख लेते हैं कि किस टाइप के प्रश्न संविधान सभा और संविधान निर्माण से यहाँ पर आते हैं। तो ये देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है। तो संविधान सभा के गठन से संबंधित ये प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 1946 के प्रांतीय निर्वाचनों के आधार पर, यह भी संविधान सभा के गठन से ही संबंधित है। आगे जो संविधान सभा के जो सदस्य थे और महत्वपूर्ण समितियां थी संविधान सभा का जो संविधान का निर्माण कर रही थी, तो संविधान सभा में बहुत सारी समितियां गठित की गई थी। उनसे संबंधित सदस्यों के बारे में बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। संविधान सभा में जो सदस्य थे किन किन क्षेत्रों से थे, महिलाएं कितनी थी, और जो अध्यक्ष थे वो कहाँ कहाँ से थे, ये सब प्रश्न हम कंस्टिट्यूएंसी से रिलेटेड यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, आइए। संविधान सभा के गठन की रूपरेखा क्या है। तो 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा पहली बार संविधान सभा के गठन की औपचारिक मांग शुरू की गई थी। औपचारिक मांग जो हुई थी वो भारत के संविधान के निर्माण के लिए स्वराज पार्टी द्वारा हुई थी, औपचारिक मांग। देखिए, नया प्रश्न यहां से बन सकता है कि भारत के संविधान सभा के गठन की औपचारिक मांग निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन में वहां पर हो सकता है स्वराज पार्टी, और अन्य पार्टियों का नाम भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर स्वराज पार्टी उसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, जो एमएन राव थे, एक विशेषज्ञ एमएन राव थे, इन्होंने पहली बार विचार दिया कि संविधान सभा का गठन किया जाए 1934 में। उसके बाद आपका 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। देखिए, अगस्त प्रस्ताव के समय जो वायसराय थे वो कौन थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो थे अगस्त प्रस्ताव के समय भारत के वायसराय थे, और इन्होंने ही ये प्रस्ताव यहाँ पर पेश किया था। और इसमें जो भारतीयों द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग थी, संविधान सभा की मांग, इसको पहली बार स्वीकार कर लिया गया था। इस मांग को स्वीकार किया गया था लेकिन गठन नहीं किया गया था अगस्त प्रस्ताव का जो है। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन के नाम से एक प्रस्ताव आता है स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। तो इसमें भारतीयों से जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था वहां पर भारतीयों की जो समर्थन मांगने के लिए प्रस्ताव आया था, और संविधान सभा के गठन की और भारतीय स्वतंत्रता की मांग को यहाँ पर पूर्णतः स्वीकार नहीं किया गया था, बल्कि पहले द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन और उस युद्ध में शामिल होने के लिए आग्रह किया गया। लेकिन ये कहा गया कि युद्ध के बाद जो है हम
भारत को की स्वतंत्रता पे बात करेंगे और संविधान सभा के गठन का जो विचार है उस पर बात करेंगे। तो इसीलिए क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था। पोस्ट डेटेड चेक। तो ये यहां पर फेल हो चुका था क्रिप्स मिशन। इसके बाद कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन इसी के आधार पे अंततः भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया और इसी के प्रस्ताव के आधार पर किया गया। इसमें 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष भी थे पिछली बार जो 1942 में आया था, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये इसके एक सदस्य थे। और एक थे एबी अलेक्जेंडर। इन 3 सदस्यों का जो मिशन था वो भारत भेजा गया। 1946 में भारत आया और ये यही प्रस्ताव लेकर आए थे कि भारत में संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। और इनका जो विचार था जो वो था कि निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाए, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों से जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां से सदस्यों को शामिल किया जाए। तो इस आधार पर 389 सदस्यों का चयन किया गया संविधान सभा के लिए। और इसमें ब्रिटिश भारत जो ब्रिटिश शासन के अधीन था, वह क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के अधीन था ब्रिटिश भारत, और दूसरा जो देशी रियासतें थी, इन दोनों से सदस्यों का निर्वाचन हुआ। तो 389 में से ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य चुने गए थे और आपके 93 सदस्य जो थे वो देशी रियासतों से यहां पर चुनकर आए थे। ब्रिटिश भारत में भी 11 ऐसी विधानसभाएं थी जहां से सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। 11 विधानसभाएं। 11 विधानसभाओं से सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। और 11 विधानसभाओं में जो ब्रिटिश कमिश्नरी थी, ब्रिटिश कमिश्नरी थे, 4 ब्रिटिश कमिश्नरियों से जो है वो प्रांत से निर्वाचन हुआ था। 11 विधानसभाओं से और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से। तो यहां पर देख लेते हैं विधानसभाओं से कितने सदस्य थे और चीफ कमिश्नरी जो ब्रिटिश कमिश्नरी भी कहा जाता था वहां से कितने सदस्य थे और कौन कौन सी वो कमिश्नरीज थी जहां से सदस्य निर्वाचित होकर आए थे। तो 11 जो प्रांतीय विधानसभाएं कहा गया था, जिन्हें प्रांतीय विधानसभाएं थी, 11 प्रांतीय विधानसभाएं प्लस 4 चीफ कमिश्नरीज। चीफ कमिश्नरी ऐसे क्षेत्र से जहां का प्रशासन ब्रिटिश जो अधिकारी होते थे वो कमिश्नर करते थे, ब्रिटिश कमिश्नरों के अधीन रहता था। तो जो 11 प्रांतीय विधानसभाएं थी यहां से जो आपके सदस्य चुनकर आए थे वो 292, क्योंककि जो ब्रिटिश शासन के अधीन 296 सदस्य आए थे और आपके 93 सदस्य देशी रियासतों से आए थे। तो 296 में से 292 जो सदस्य थे वो 11 प्रांतीय विधानसभाओं से थे और 4 जो चीफ कमिश्नरी थी वहां से थे। तो वो 4 चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी थी उनको देख लेते हैं। एक तो था आपका इसमें दिल्ली, एक था बलूचिस्तान, कुर्ग,
तीसरा आपका कुर्ग था और चौथा था यहाँ पर अजमेर। तो यहां से प्रश्न बनने की अभी तक इस पॉइंट से प्रश्न नहीं बना है, तो पूरी संभावना है कि नया प्रश्न अगर बनता है संविधान सभा की रूपरेखा से तो वो यहाँ से बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। दिल्ली, बलूचिस्तान, कुर्ग और अजमेर, ये 4 चीफ कमिश्नरीज थी ब्रिटिश सरकार के अधीन, जहां से 4 सदस्य चुनकर आए थे और 292 सदस्य थे आपके 11 प्रांतीय विधानसभाओं से। तो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसी क्षेत्र हैं जहां से जो आपके 4 चीफ कमिश्नरीज हैं वहां से संविधान सभा में जो सदस्य शामिल हुए थे, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा क्षेत्र नहीं है। तो ऐसे 3 इनमें से दे देगा और एक कोई अलग क्वेश्चन में आ जाएगा। तो और सुमेलित असुमेलित वाला प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस चुनाव जो हुआ था, ये सब एक पूरा रूपरेखा थी। ये चुनाव जो हुआ था तो क्योंकि भारत में पार्टियां भी थी, जैसे कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है और कम्युनिस्ट पार्टी है, इस तरह से बहुत सारी कुछ निर्दलीय भी सदस्यों ने चुनाव लड़े थे। तो किस पार्टी ने कितनी सीट वहां पर प्राप्त की थी? कांग्रेस को यहाँ पर बहुमत प्राप्त हुआ था और मुस्लिम लीग को भी अधिकांश सीटें यहाँ पर प्राप्त हुई थी। तो कांग्रेस को इसमें 208 सीट मिली थी और आपका जो मुस्लिम लीग था उसको 73 सीट मिली थी। बाकी की सीटें अन्य पार्टियों को मिली थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि संविधान सभा का जो गठन हो गया था, इन आधार पर सीट सबको मिल गई, पार्टियों को सदस्य निर्वाचित होकर आ गए। अब बात आती है कि पहली बैठक कब होती है संविधान सभा की। जब सदस्य हमारे निर्वाचित होकर आ गए हैं तो पहली बैठक कब होती है। तो संविधान सभा की बैठकों से संबंधित यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। संविधान सभा की बैठकें, तो फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, वो आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। देखिए, ये बैठकों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न PYQ में, ROARO, PCS में आए हुए हैं। पहली बैठक, ये प्रश्न डायरेक्टली आया हुआ है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और इस बैठक में जो अध्यक्ष थे, कोई भी सम्मेलन होता है या कोई संस्था होती है तो उसका अध्यक्ष जरूर होता है। तो इसमें संविधान सभा का अध्यक्ष किसे यहाँ पर बनाया गया था पहली बैठक में? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ये संविधान सभा में निर्वाचित होने वाले वरिष्ठ सदस्य थे। इन्हीं को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था वरिष्ठता के आधार पर। देखिए, ये प्रश्न पिछले साल यूपीएससी में ही पूछा गया कि संविधान सभा के पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे। इस तरह से लैंग्वेज अलग हो सकती है, यही प्रश्न सेम था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उसका सही उत्तर था। नेक्स्ट जो बैठक हुई थी, और देखिए इसी में अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी चुना गया था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के आग्रह पर ही फ्रैंक एंथोनी, जो ये भी एक सदस्य ही थे निर्वाचित होने वाले, फ्रैंक एंथोनी, इनको उपाध्यक्ष चुन लिया गया था। संविधान सभा का उपाध्यक्ष, पहला उपाध्यक्ष इनको चुन लिया गया था पहली बैठक में। दूसरी बैठक जो हुई आपकी 11 दिसंबर 1946 को हुई। अब इसमें ये तो वरिष्ठता के आधार पर पहली बैठक के लिए अध्यक्ष थे, लेकिन अब जो नए अध्यक्ष को चुना गया, तो 11 दिसंबर 1946 में जो अध्यक्ष चुने गए, दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष। और देखिए संविधान सभा का कार्य जो प्रक्रिया थी, वो कार्यक्रम था, शुरू हो गया इस आधार पर। अब संविधान का जो निर्माण करने वाली ये सभा थी, अब इसके लिए एक सलाहकार भी चाहिए। तो BN राव जो कानून विशेषज्ञ थे और
काफी मामलों के विशेषज्ञ थे। बी एन राव इनको संवैधानिक सलाहकार यानी संविधान निर्माण करने वाली जो संविधान सभा है उनके लिए सलाहकार के रूप में बी एन राव जी को यहाँ पे संवैधानिक सलाहकार इनको चुन लिया गया और अध्यक्ष चुने गए स्थायी। अब तो स्थायी उपाध्यक्ष भी चुने गए होंगे। तो स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? तो 2 सदस्यों को स्थायी उपाध्यक्ष चुना गया था। इसमें एक थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे आपके टी.टी. कृष्णामाचारी। ये भी संविधान सभा के सदस्य ही थे, एच.सी. मुखर्जी एंड टी.टी. कृष्णामाचारी। ये संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट, अब एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है 13 दिसंबर 1946 को। हमने 9 दिसंबर की बैठक देखी, 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर की बैठक देखी जिसमें संवैधानिक सलाहकार और स्थायी अध्यक्ष और स्थायी उपाध्यक्ष इन लोगों का चयन हुआ। तीसरी महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आपकी होती है 13 दिसंबर 1946 को। देखिए इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था वो हमने पढ़ा है संविधान की प्रस्तावना में, जो कि संविधान की उद्देशिका थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित थी। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया कि हम जिस संविधान का निर्माण करेंगे उसका उद्देश्य क्या होगा, किस भारत का हम स्वप्न देखना चाह रहे हैं, कैसे हमारे भारत का जो स्वरूप होगा, शासन का उद्देश्य क्या होगा और सत्ता का स्रोत क्या होगा, ये सब उद्देश्य में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव में पेश किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ आपका 13 दिसंबर 1946 को। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो 13 दिसंबर 1946 को हुआ था पेश, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था। 22 जनवरी 1947। अब बात करते हैं संविधान सभा में जो संविधान निर्माण हुआ है कितनी बैठकें टोटल हुई थी। संविधान सभा की बैठकें कितनी हुई थी, कितने सम्मेलन ऐसे हुए थे कि संविधान बनके तैयार हुआ। तो संविधान को जो पूरी तरह से तैयार होने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये तो संविधान को तैयार होने में कुल समय लगा था स्टार्ट से लेके एंड तक। और बैठकें कितनी हुई थी, तो यहाँ पर 2 तरह से प्रश्न बनता है कि संविधान सभा को संविधान तैयार करने में कितनी बैठकें जो है गठित करनी पड़ी थी। तो 11 ऐसी बैठकें थी जिनमें संविधान निर्माण हुआ। 11। पहली बैठक आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को एंड लास्ट जो बैठक हुई थी वो 26 नवंबर 1949 को हुई थी। इस दिन भारत के संविधान को अधिनियमित, आत्मर्पित और अंगीकृत किया गया था। यही तिथि जो है संविधान की, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें उल्लिखित है। लेकिन इन सब के होने के बाद भी एक बैठक अंत में टोटल हो गई थी 12। एक बैठक जो हुई थी अंत में वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दिन क्या हुआ था, जो संविधान सभा के सदस्य थे उन सभी सदस्यों ने संविधान की जो कॉपी थी उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये एक स्पेशल अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। तो इस प्रकार से टोटल 12 अधिवेशनों में
संविधान सभा कंप्लीट हुई है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि 24 जनवरी 1950 जो है यहाँ पर, इस दिन कौन कौन सी घटनाएं हुई है जो भारतीय संविधान के लिए महत्वपूर्ण है। 24 जनवरी 1950, ये जो तिथि है क्यों महत्वपूर्ण है। एक तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जो स्पेशल अधिवेशन था, अंतिम बैठक, इसमें हस्ताक्षर किए गए थे सदस्यों द्वारा। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनको राष्ट्रपति चुना गया था, क्योंकि भारत स्वतंत्र भी हो गया था 1950 से पहले ही। तो इस दिन इनको भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुन लिया गया था। तीसरा ये तिथि इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी इसी दिन अपनाया गया था। राष्ट्रगान प्लस राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान है हमारा और राष्ट्रगीत। ठीक है, वंदे मातरम राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगान जनगण मन। अब बात करेंगे संविधान का लागू होना, कि संविधान जब लागू हुआ था तो उसमें कौन कौन से प्रावधान यहाँ पर स्टार्ट में लागू हुए थे, क्योंकि फाइनली तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान लागू हुआ था। लेकिन इससे पहले जो 26 नवंबर 1949 की तिथि थी, उस दिन भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान लागू हो गए थे यहाँ पर। तो कौन कौन से वो प्रावधान थे जो लागू हुए थे। देखिए, नागरिकता से संबंधित प्रावधान थे, नागरिकता से संबंधित प्रावधान थे, निर्वाचन से संबंधित प्रावधान थे ना, नागरिकता और निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान इस दिन लागू हो गए थे। अब बात करते हैं संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण समितियां थी, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी हुई, संघ संचालन समिति हुई, प्रांत संचालन समिति हुई, अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, झंडा समिति, नियम कानून समिति। तो इस तरह की बहुत सारी समितियां थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति होती कि बैठकों के दौरान जो भी बातें या जो प्रावधान हमें शामिल करने होते थे, वो उन सबका ड्राफ्ट तैयार करती थी। इसके सदस्य और इसके अध्यक्ष के बारे में देखते हैं। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, और इसमें टोटल 7 सदस्य थे। टोटल इसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसमें अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभा रहे थे। कुल 7 सदस्य थे। 6 अन्य सदस्य कौन कौन थे, तो एन गोपालस्वामी अयंगर थे, और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, बीएल मित्र थे, और डीपी खेतान। ये जो संविधान सभा के सदस्य थे, ये इस प्रारूप समिति में इनको सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। एक थी हमारी झंडा समिति। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, और 23 जून 1947 को इसका गठन हुआ था। देखिए, प्रारूप समिति से तो बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, झंडा समिति से भी प्रश्न बन सकते हैं।
तो 3 जून 1947 को इसका गठन हुआ था। तो ये प्रश्न बन सकता है कि झंडा समिति, संविधान सभा की जो झंडा समिति थी उसका गठन कब हुआ था? तो 23 जून 1947 को उसका गठन हुआ था और कुल इसमें 5 सदस्य थे। झंडा समिति में 5 सदस्य थे, 5 सदस्य इसमें शामिल थे। कौन कौन थे इसके सदस्य? तो डॉक्टर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, सरोजनी नायडू, डॉक्टर के एम मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसमें भी शामिल थे। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किन किन समितियों के संविधान सभा में अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति, झंडा समिति, नियम समिति, संघ संचालन समिति, इस तरह से ऑप्शन दे देगा। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रारूप समिति और झंडा समिति। नेक्स्ट है हमारा, जो अन्य कौन कौन सी समितियां थी? तो एक थी संघ संचालन समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में देख लेते हैं कि ये किस मतलब विधानसभा से, किस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनकर आए थे। तो पहले इन्होंने बम्बई प्रांत में एक विधानसभा से चुनाव लड़ा, तो वहां से ये हार गए थे। फिर इनको जो अनडिवाइडेड भारत में जो बंगाल था वहां की एक कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ा गया, वहां से ये जीतकर संविधान सभा में शामिल हो गए थे। लेकिन विभाजन के कारण वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, तो फिर इनको वहां से वहां मतलब ये भारतीय क्षेत्र के सदस्य नहीं रहे। तो फिर इनको दोबारा बम्बई से चुनाव लड़ाया गया और ये जीतकर फिर दोबारा संविधान सभा में शामिल हुए थे। तो वो कौन सी यहाँ पे प्रश्न आ सकता है, बंगाल की वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहां से ये सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्वाचित होकर आए थे? तो जयशोर और खुलना, खुलना उस क्षेत्र का नाम था, खुलना। और बाद में बंबई प्रांत की पूना विधानसभा से चुनकर आए थे। तो जो महत्वपूर्ण समितियां थी उनका देख लेते हैं। संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, नियम समिति, सलाहकारी समिति, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी हमारी संघ शक्ति प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार पटेल। तीसरी है संघ शक्ति समिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू ही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है हमारी नियम समिति। नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सलाहकारी समिति के जो आपके सदस्य थे, अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार पटेल। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण समितियां थी। इनके अलावा एक मौलिक अधिकार समिति भी थी, मौलिक अधिकार समिति या मूल अधिकार समिति। मौलिक अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो मौलिक अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, सरदार पटेल। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक समिति। जो अल्पसंख्यकों के मामलों को
कंसाइडर करती थी वो समिति थी अल्पसंख्यक समिति। तो इसके अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। एच सी मुखर्जी को अभी हमने पीछे देखा, ये संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। तो ये महत्वपूर्ण समितियां थी। इनके अलावा एक मौलिक अधिकार उप समिति भी थी, मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति, इसके जो आपके जेबी कृपलानी थे वो इसके अध्यक्ष थे, जेबी कृपलानी। ठीक है, तो ये संविधान सभा का पूरा एक ओवरव्यू रहा। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए संविधान सभा की जो हमने रूपरेखा पढ़ी कि 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा पहली बार औपचारिक रूप से मांग की गई। उसके बाद 1934 में M.N. राव द्वारा इसका विचार प्रस्तुत किया गया। 1940 में मांग को स्वीकार किया गया, लेकिन कोई इस पे डिसीजन नहीं लिया गया। बाद में क्रिप्स मिशन ने भी इस पे दिलासा दिया कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा और स्वतंत्रता प्राप्ति की जाएगी, लेकिन उससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन चाहिए था, इसीलिए गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा भी दी थी। नेक्स्ट, फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया जिसमें 3 सदस्य थे और पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय मिशन जो भारत आया, इसका विचार था कि निर्वाचन के आधार पर भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और 389 सीटें जो निर्धारित की गई थी, इसमें ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य और देसी रियासतों से 93 सदस्यों को शामिल कराया जाएगा। और 11 जो प्रांत थे विधानसभा से, यहाँ से सदस्य आए थे। और 11 में भी 11 प्रांतीय विधानसभाओं से 292 सदस्य निर्वाचित होकर आए। और 4 जो थे चीफ कमिश्नरी के प्रांत थे, इनका शासन जो था वो चीफ कमिश्नरी करते थे। पहला इसमें दिल्ली था, दूसरा बलूचिस्तान, कुर्ग और अजमेर। ये 4 ऐसे कमिश्नरीज थी जहां से 4 सदस्य निर्वाचित होकर आए थे। फिर हमने देखा कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को कितनी कितनी सीट्स प्राप्त हुई थी। तो कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 सीटें। संविधान सभा की बैठकों के बारे में देखा, कुल कितनी बैठक हुई थी, 12। 11 बैठक जो थी वो एक कार्य को संचालन करने के लिए हुई थी और अंततः एक बैठक हुई थी जो हस्ताक्षर के लिए हुई थी। और पहली बैठक कब हुई, कौन अध्यक्ष थे, कौन उपाध्यक्ष थे, ये सब हमने देख लिया है। फिर उसके बाद जो 24 जनवरी की तिथि है उसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स हमने देखे। उसके बाद प्रारूप समिति और झंडा समिति के बारे में हमने पढ़ा। और फिर कुछ महत्वपूर्ण जो समितियां थी संविधान सभा में, उनके अध्यक्षों के बारे में देख लिया है। अब चलते हैं हम प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है संविधान सभा का कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। तो कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की थी कि प्रांतीय चुनावों के आधार पर सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। देखिए अभी हमने देखा 93 जो सदस्य थे, 93 सदस्य जो देशी रियासतों से ही आए थे, तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में ये गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। तो क्योंकि सदस्य निर्वाचित होकर आए थे, प्रत्यक्ष तो नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर निर्वाचित होकर आए थे, लेकिन तो उनके विचार तो जनता द्वारा बिल्कुल प्रभावित हुए होंगे, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो हाँ, सुझाव मांगे गए थे।
क्योंकि जो सदस्य निर्वाचित होकर आए थे अलग अलग प्रांतीय विधानसभाओं से, तो ऑब्वियसली मांगे गए होंगे। तो फोर्थ स्टेटमेंट सही हो जाएगा आपका। ये प्रभावित नहीं होता था, ये गलत कथन है, तीसरा गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप बताइए। ये भी दूसरा भी गलत था। तो 1 एंड 4 है यहाँ पर डी में, तो डी उत्तर इसका हो जाएगा सही। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ, जिसका आधार कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी 1946 में ही, और पहली बैठक दिल्ली में हुई थी। देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में ही हुई थी, क्योंकि संविधान सभा का पूरा कार्य संचालन ही दिल्ली में हो रहा था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आगे संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता के द्वारा व्यक्त की गई रायों एवं सुझावों से प्रभावित होता था। देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी। तो ये कितनी सीटें आवंटित की गई थी? 93। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा 1946 के प्रांतीय निर्वाचनों के आधार पर चुनी गई थी। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के निकल जाने के बाद यह पाया गया कि सभा के अधिकतर सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे। उस परिस्थिति में संविधान सभा को किस प्रकार एक अपेक्षाकृत अधिक बड़ा सामाजिक आधार दिया गया? देखिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। इसका पहला विकल्प है विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों से स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा, विभिन्न जाति तथा धार्मिक समूहों से स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा। सी कथन है भिन्न जाति धार्मिक समूह तथा महिलाओं के स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा और देशी राज्यों से प्रतिनिधियों को शामिल करने और आम जनता से लिखित निवेदन मांगने के द्वारा भी। राज्यों से प्रतिनिधियों को शामिल करने और आम जनता से लिखित निवेदन मांगने के द्वारा भी। तो प्रश्न का क्या है मूल कॉन्टेक्स्ट? उस परिस्थिति में संविधान सभा को किस प्रकार एक अपेक्षाकृत अधिक बड़ा सामाजिक आधार दिया गया? तो देखिए संविधान सभा में जो सदस्य शामिल हुए थे वो विभिन्न धर्मों और जातियों से शामिल हुए थे, ठीक है। तो इसका सही यहाँ पर उत्तर होना चाहिए विभिन्न जाति तथा धार्मिक समूह से स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा जो संविधान सभा में सदस्यों को शामिल किया गया था। तो इसका बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत के इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। भारत के संविधान सभा से मुस्लिम लीग के निकल जाने के बाद अधिकतर सदस्य कांग्रेस के ही थे, अतः संविधान सभा को अधिक बड़ा सामाजिक आधार देने के लिए भिन्न जातियों धार्मिक समूह एंग्लो इंडियंस को स्वतंत्र सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था। तो मनोनीत करके सदस्यों को शामिल किया गया था। तीसरा हमारा प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन जो हुआ था यहाँ पे पश्चिमी बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से। तो सही इसका यहाँ पर उत्तर है बम्बई प्रेसिडेंसी से, क्योंकि जो अंततः शामिल रहे थे संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, तो ये बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित होकर आए थे। लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल नहीं, बंगाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो कि बांग्लादेश, जो मतलब पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। बांग्लादेश तो उस समय नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान में विभाजन के बाद चला गया था। जयशोर और खुलना क्षेत्र, वहां से निर्वाचित होकर आए थे। तो पश्चिम बंगाल नहीं है, वो बंगाल है। तो सही उत्तर यहाँ पर है फाइनली बम्बई प्रेसिडेंसी से वो निर्वाचित होकर आए थे। ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए कुल 21 लोग चुने गए थे, जिनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मीनू मसानी, बीजी खेर, वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, एस निजलिंगप्पा, ये जो सदस्य थे वो बम्बई प्रेसिडेंसी से शामिल हुए थे। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी पूछा जा सकता है कि सरदार पटेल जो है किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से निर्वाचित होकर आए थे? तो किस प्रेसिडेंसी से? बम्बई प्रेसिडेंसी से। उसके बाद लिखा हुआ है संविधान सभा के लिए पहली बार भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन बंगाल से हुआ था। विभाजन के पश्चात पूर्वी बंगाल
पाकिस्तान का अंग बन गया। तत्पश्चात बंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से डॉक्टर अंबेडकर साहब को संविधान में निर्वाचन के बाद भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देख लेते हैं कि पूछा क्या है, सही पूछा है या गलत पूछा है। सही नहीं है अर्थात हमें गलत कथन का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है, संविधान सभा को उन सदस्यों से बनाया गया था जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। ठीक है। दूसरा है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। तीसरा हमारा ऑप्शन है, प्रत्येक प्रांत में सीटें 3 मुख्य समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी अपनी अपनी आबादी के अनुपात में बांटी गई थी। फोर्थ है, भारत के राज्यों के प्रतिनिधियों के मामले में चयन की विधि भारत के गवर्नर जनरल द्वारा निर्धारित की जानी थी। तो यहां पर कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा? ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतीय विधानसभा से निर्वाचित किया गया था। पहला भी सही है, हमें गलत का चयन करना है। दूसरा, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, यह भी हमारा बिल्कुल ठीक है। तीसरा है, प्रत्येक प्रांत में सीटें 3 मुख्य समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य में अपनी अपनी आबादी के अनुपात में बांटी गई थी। तो आबादी के अनुपात के आधार पर ही संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। ये जो अभी हमने पढ़ा था 389 जो सीटें कैबिनेट मिशन ने निर्धारित करी थी और 389 में से 296 प्लस 93, ये जो सीटों का यहाँ पर ये डिसाइड किया गया था आबादी के अनुपात के आधार पर ही डिसाइड किया गया था। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारा, भारत के राज्यों के प्रतिनिधियों के मामले में चयन की विधि भारत के गवर्नर जनरल द्वारा निर्धारित की जानी थी। हमने अभी पढ़ा था कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर यह तय किया गया था कि भारत के जो संविधान सभा का गठन होगा उसमें जो सदस्य होंगे वो निर्वाचित होकर आएंगे आपके प्रांतीय विधानसभाओं से। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल की जगह क्या होना चाहिए था? कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित की गई थी, है ना। तो यहाँ पर यही स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है और इस आधार पर सही उत्तर क्या होगा? डी, क्योंकि हमें सही नहीं बताना था। तो डी इसका सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, डी है। भारत की संविधान सभा के सदस्यों के रूप में राज्यों के प्रतिनिधियों के मामले में जो चयन की विधि अपनाई गई थी उसे गवर्नर जनरल द्वारा नहीं बल्कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्धारित किया जाना था। नेक्स्ट है हमारा, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो अभी हम पढ़कर आए अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। और पहले अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष, पहले या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी हमने देखा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले और अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष सिंपली क्वेश्चन आए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और स्थायी अध्यक्ष के रूप में क्वेश्चन आए तो तब भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में कुछ खास, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की, है ना। पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुन लिया गया और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, उपाध्यक्ष चुन लिया गया था। और TT कृष्णामाचारी भी हमने देखा था अभी, HC मुखर्जी के साथ साथ कौन कौन थे? TT कृष्णामाचारी भी उपाध्यक्ष थे। और BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था 11 दिसंबर की बैठक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? पहला सत्र कब हुआ था? तो सिंपल क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को पहले सत्र का अधिवेशन हुआ था। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो वो तिथि बतानी है हमें, कब चुना गया था? 26 जनवरी 1947? नहीं। 15 अगस्त 1947? नहीं।
9 दिसंबर के बाद जो सेकंड मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946, तो उसी दिन संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो इस टाइप से प्रश्न आ सकता है, प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट है, इनमें से कौन संविधान सभा का सलाहकार था? BN राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पट्टाभी सीतारामैया, अल्लादी कृष्ण स्वामी। तो BN राव कौन थे? ये संवैधानिक सलाहकार थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा BN राव। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और किस समिति के सदस्य भी थे? झंडा समिति के, झंडा समिति में भी शामिल थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और प्रारूप समिति के एक सदस्य भी थे अल्लादी कृष्ण स्वामी। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य शामिल थी? तो यूनिक प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि महिलाओं से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो कितनी महिलाएं संविधान सभा में शामिल थी? 15, 12, 13 या ऑप्शन डी 10? तो 15 महिलाएं संविधान सभा में टोटल शामिल थी। 15 कौन कौन थी, इनके नाम देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य शामिल थी। नंबर 1 पे नाम आता है विजय लक्ष्मी पंडित, सेकंड राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, ये स्वास्थ्य मंत्री भी थी पहली। सरोजनी नायडू। 4th नंबर पे नाम आता है सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय। नेक्स्ट है दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्क्रीनी एवं 15वीं नंबर पर आता है अम्मू स्वामीनाथन जी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा में एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? तो बेगम एजाज रसूल। यहां से नया प्रश्न बन सकता है, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य। ठीक है, और टोटल कितनी थी? टोटल 15 महिलाएं संविधान सभा में सदस्य थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। अच्छा, पहला ऑप्शन है क्रिप्स प्रस्तावों के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, या फिर माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। तो हम पढ़कर अभी आए हैं कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 में, जो कि भारत पहुंचा था। इसके आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। और कैबिनेट मिशन कितने सदस्यीय मिशन था? 3 सदस्य थे। और अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। यहाँ पे एक नया प्रश्न बन सकता है कि भारत का विभाजन किस मिशन के आधार पर हुआ था या किस योजना के आधार पर? तो माउंटबेटन योजना। तो वहां पे सही उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के आधार पर। ठीक है, और किस प्रस्ताव को या किस मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। नेक्स्ट, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 में किया गया था। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में पहुंचा था भारत। कब भारत पहुंचा था? मार्च 1946 में। और इसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता देने की योजना बनाना था। इस मिशन ने एक संविधान सभा के गठन की सिफारिश की, जिसमें भारत के विभिन्न भागों से चुने गए प्रतिनिधियां शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो हमने पढ़ा था कि सच्चिदानंद सिन्हा को पहला मतलब उस बैठक का अध्यक्ष चुना गया था। उसी बैठक में उनकी
गुजारिश पर ही फ्रैंक एंथोनी को उपसभापति या उपाध्यक्ष चुन लिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रैंक एंथोनी को, है ना। और हमने देखा टीटी कृष्णाचारी और एचसी मुखर्जी, इन दोनों को 11 दिसंबर की बैठक में स्थायी उपाध्यक्ष चुन लिया गया था और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। तो नया प्रश्न उपाध्यक्ष क्या अगर बनेगा तो वो यहीं से बनेगा, एचसी मुखर्जी और टीटी कृष्णाचारी। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन थे? संविधान निर्माण में मदद करने वाले यानी कि सलाहकार की बात हो रही होगी। तो बीएन राव तथा केएम मुंशी सेकंड ऑप्शन है। हमने बीएन राव का तो पढ़ा है कि संवैधानिक सलाहकार 11 दिसंबर को किन्हें चुना गया था? बीएन राव को। ये एक कौन थे? ये सिविल सेवक थे, लोक सेवक। दूसरा ऑप्शन है एसएन मुखर्जी तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरा है बीएन राव तथा एसएन मुखर्जी। फोर्थ है केएम मुंशी तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा बीएन राव। बीएन राव वाला ही आएगा। बीएन राव देखिए 2 ऑप्शंस में है, लेकिन बीएन राव के साथ साथ कौन थे ऐसे लोक सेवक जो थे? तो एसएन मुखर्जी यहाँ पर इनके साथ थे, ये भी लोक सेवक थे, एसएन मुखर्जी। तो यहाँ पर देखिए यूनिक प्रश्न है, यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले लोक सेवक कौन थे? एक तो बीएन राव, ये संवैधानिक सलाहकार भी थे ऑफिशियल, और एसएन मुखर्जी। नेक्स्ट सी इसका सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी। देखिए डेट को यहाँ पर पूछ लिया गया कि वो कौन सी तिथि थी कि जिस दिन संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947, 20 जुलाई 1946। तो देखो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। तो 1946 के बाद ही संविधान सभा कोई प्रस्ताव पारित करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन नहीं हो जाएगा क्योंकि 9 दिसंबर से पहले की तिथि है 22 जनवरी। ठीक है, डी हमारा है जुलाई की तिथि है, तो ये भी नहीं होगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा 22 जनवरी। देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है एक बार। बी, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी, ठीक है 22 जनवरी में बता रहा था, 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसकी जानकारी हमें है ही। उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान सभा को इसके मार्गदर्शी सिद्धांत तथा दर्शन दिए जिनके आधार पर इसे संविधान निर्माण कार्य करना था, और अंततः 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करने की तिथि की यहाँ पे बात हो रही थी। तो इसका क्या बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 जनवरी 1947 को ही उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था, जो कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। देखिए यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है। अंतिम बैठक की सही तिथि 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। देखिए संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित तो किया गया था प्रस्तावना के आधार पर 26 नवंबर 1949 को, लेकिन अंतिम बैठक जो हुई थी वो अभी हम पढ़ के आए थे संविधान सभा की बैठकों में। टोटल 12 बैठक हुई थी और अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए सी। ठीक है, देख लीजिए आप इसकी व्याख्या पढ़कर। इनमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? देखिए प्रारूप समिति का हमने पढ़ा अध्यक्ष कौन थे, इसको ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति या कमेटी भी कहते हैं। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कुल इसमें 7 सदस्य थे। ठीक है,
7 सदस्य जो कि संविधान का मसौदा तैयार करने में लगी हुई थी, तो इसके कौन सदस्य नहीं थे? ठीक है, एनजी अयंगर, के एम मुंशी, बी एन राव या मोहम्मद शादुल्ला। तो बी एन राव जो थे ये संवैधानिक सलाहकार थे, हम पढ़ते आ रहे हैं, ये इसके सदस्य नहीं थे, तो सी इसका सही उत्तर होना चाहिए। और देख लेते हैं जो टोटल 7 सदस्य थे, एक तो अध्यक्ष थे, 6 अन्य सदस्य कौन कौन थे यहाँ पर देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में लिखा हुआ है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसका कार्य नए संविधान का प्रारूप तैयार करना था। इसमें कुल 7 सदस्य थे जो इस प्रकार हैं, कौन कौन है? भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, एनजी अयंगर, के एम मुंशी, फोर्थ पे आते हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला 5 नंबर, एन माधवराव बीएल मित्र के स्थान पर। देखिए बीएल मित्र पहले इसमें सदस्य थे प्रारूप समिति में, तो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, तो उनकी जगह पर एन माधवराव यहाँ पर नियुक्त हुए थे। और नेक्स्ट थे टीटी कृष्णामाचारी, ये डीपी खेतान की मृत्यु के बाद आए थे। तो डीपी खेतान थे पहले सदस्य प्रारूप समिति के, इनकी मृत्यु के कारण टीटी कृष्णामाचारी को इसका सदस्य चुन लिया गया। तो इस तरह से 7 सदस्य प्रारूप समिति में थे, लेकिन कितने नाम आ जाते हैं टोटल? 9 नाम आ जाते हैं, क्योंकि एक ने त्यागपत्र दे दिया था, उनकी जगह दूसरे सदस्य आए, और एक की मृत्यु हो गई थी तो उनकी जगह दूसरे सदस्य आए। तो हमें 9 नाम यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। 7 तो सदस्य थे लेकिन 2 अन्य भी थे। और बी एन राव कौन थे? ये संवैधानिक सलाहकार थे। और संविधान का प्रथम प्रारूप भी बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे फैक्ट आ जाता है सामने, प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था संविधान का? तो बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। हालांकि इनका प्रारूप समिति से कोई संबंध था ही नहीं, लेकिन प्रथम प्रारूप जो इन्होंने ही तैयार करके दिया था, जो संवैधानिक सलाहकार भी थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो किसकी बात हो रही है? प्रारूप समिति नहीं, मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए। तो मूल अधिकार, हमने काफी सारी समितियों का अध्ययन किया था, तो मूल अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाता है। संघ संचालन समिति के डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, देखिए बहुत सारी समितियां दी हुई हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। संविधान की समितियां, उप समितियां और अध्यक्ष। संचालन समिति के, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदन समिति के पट्टाभी सीतारमैया। तो देखिए पट्टाभी सीतारमैया यहाँ पे नया नाम आता है इसके, कौन थे? ये किसके अध्यक्ष थे? सदन समिति के। इसको आवास समिति भी कहते हैं, सदन समिति को आवास समिति भी कहते हैं। एक थी राज्यों से संबंधित समिति, संघ संविधान समिति, एक मौलिक संघ संविधान समिति और राज्यों से संबंधित समिति। इन दोनों के अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति, प्रांतीय संविधान समिति। इसके इन सभी समितियों के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति को हमने देखा ही है, इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और इसमें कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे। अल्पसंख्यकों की उप समिति, इसके सदस्य थे एच.सी. मुखर्जी। और मौलिक अधिकारों की उप समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो जे.बी. कृपलानी थे। और कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के, देखिए एक झंडा समिति और आती है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या सर्वपल्ली राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जे.बी. कृपलानी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? तो झंडा समिति के हम अभी पीछे थ्योरी में पढ़कर आए थे, जे.बी. कृपलानी इसके अध्यक्ष थे झंडा समिति के। संविधान सभा द्वारा निर्माण
संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की गई थी, जिसमें तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समिति के द्वारा 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। तो तदर्थ झंडा समिति की अगर बात आती है तो इसके सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसके सदस्य, तदर्थ झंडा समिति के। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुए। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित किया गया था। पूर्ण रूप से तो लागू नहीं हुआ था, पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन कौन कौन से ऐसे प्रावधान थे जो 26 नवंबर को लागू कर दिए गए थे? तो निर्वाचन से संबंधित पहला है निर्वाचन, दूसरा नागरिकता, तीसरा है आपात उपबंध, चौथा है न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इनमें से कौन से ऐसे प्रावधान थे जो 26 नवंबर 1949 को शामिल कर लिए गए थे? तो निर्वाचन और नागरिकता, ये दोनों प्रावधान यहाँ पर शामिल कर लिए गए थे 26 नवंबर 1949 को। तो 20 का सही उत्तर हो जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और कौन कौन से प्रावधान इसमें शामिल हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव, ये प्रस्ताव, इस प्रस्ताव का नाम था जो 26 नवंबर 1949 को पेश किया गया था। इस प्रस्ताव का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अधिनियमित एवं अंगीकृत किए गए संविधान में प्रस्तावना, एक तो प्रस्तावना को शामिल कर लिया गया था, दूसरा अनुच्छेद 395, 22 भाग और 8 अनुसूचियां इसमें थी, 395 अनुच्छेद थे। इस दिन संविधान के कुल अंश जैसे नागरिकता, एक तो नागरिकता को शामिल किया गया था और निर्वाचन को शामिल किया गया था। तदर्थ संसद को इस दिन लागू कर लिया गया था। और अनुच्छेद, कौन कौन से अनुच्छेद थे देख लेते हैं। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं। और अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, 366, 67, 79, 380, 388 और 391, 392 और 393 ये कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। संविधान का शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को, देखिए 26 जनवरी को ही क्यों संविधान को पूर्णतः लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 से पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता आ रहा था। इसी उपलक्ष्य में इस दिन को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? तो कथन क्या है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अधिक कठोर और अधिक लचीले का मतलब क्या है? यहाँ पे अधिक कठोर का मतलब ये हो सकता है कि जो जिस संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है वो कठोर होगा, और अधिक लचीला मतलब जिसमें ज्यादा ही सुधार या संशोधन किए जाते रहे हों तो उसको अधिक लचीला कहेंगे। लेकिन कहा क्या है? भारतीय संविधान को अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यानी कि इसमें कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कठोर है, यानी उसमें संशोधन नहीं हो सकता, और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो बहुत लचीले हैं, यानी कि उनमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है। तो ये कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एमवी पाइली, अलेक्जेंड्रोविक्स या फिर केसी वियर। तो केसी वियर का ये कथन है। इन्होंने ही कहा है कि भारत का जो संविधान है अधिक कठोर और अधिक लचीले के बीच की कड़ी है, यह अच्छा संतुलन स्थापित करता है। केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान अति कठोरता तथा अति लचीलेपन के बीच अच्छा संतुलन स्थापित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है? इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो संविधान के बारे में किसने कहा था कि एक मशीन की तरह है, बेजान चीज है? तो क्या क्या ऑप्शन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
या फिर महात्मा गांधी। तो इसका हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह भेजाने, मतलब जो पीछे कथन है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। तो सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? ठीक है, 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947 या फिर 10 जून 1947। तो जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसको 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था? जिस दिन भारत आजाद हो रहा था उस रात्रि को किसने ये गीत गाया था? रामेश्वरी नेहरू, मीराबेन, सुचेता कृपलानी, एमएस सुब्बलक्ष्मी। तो एक इम्पोर्टेंट गायिका रही है भारत में एमएस सुब्बलक्ष्मी, इन्होंने ही इन गीतों को यहाँ पर गाया था। और पहला भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला भी यही है जो गीत के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। संगीतकार या गायिका। ठीक है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत और जनगण मन का राष्ट्रीय गान, जनगण मन यानी भारत का राष्ट्रीय गान एमएस सुब्बलक्ष्मी ने गाया था। उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रगान का गायन 52 सेकंड में होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत का राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है? तो 52 सेकंड में। चलिए, यहाँ पर प्रश्न हमारे समाप्त हो गए हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। कुछ सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो बने रहिए, लगातार समीक्षा सीरीज चल रही है, क्लासेस अपलोड हो रही हैं। धन्यवाद।